क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन बच्चे के चिंतन को फैसिलिटेट करता है या सुसाध्य करता है, यानी सोचने को। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे ब्रेन का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो थिंकिंग इंपॉर्टेंट चीज है। उस केस में अगर हम बात करें तो बच्चे की थिंकिंग को बेहतर बनाने में कौन सा एक ऑप्शन हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी बच्चे को कराओ प्रैक्टिस, अभ्यास कराओ, बार बार किसी एक चीज का कॉपी करना बिना समझे यानी रट्टा लगाना। डिस्कशन विद पीयर्स, यानी साथियों के साथ परिचर्चा यानी डिस्कशन करना, वाद विवाद करना। पैसिव लिसनिंग, यानी बस रोबोट की तरह बैठ के सुनते रहना। तो हमें भी पता है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस, देखो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन समझने में या आपको एक तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने समझ में आता है, बट थिंकिंग में ड्रिल एंड प्रैक्टिस का यूज नहीं है यहाँ पे। कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये तो रोट लर्निंग हो गया, रट्टा हो गया। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको हम अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, जिसको प्रमोट करता है आज की डेट में सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी कमीशन है, सब यही बात कहते हैं कि भाई हम मीनिंगफुल लर्निंग, या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है रचनावाद, वो भी यही कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो जीवन से जोड़ करके। अर्थपूर्ण कब बनेंगी चीजें, मीनिंगफुल कब बनती हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हमारे लिए मीनिंगफुल क्या होती हैं चीजें, वो चीजें जो हमारी लाइफ से कनेक्ट कर पाए, जिनसे हम कनेक्ट कर पाए। तो ये मीनिंगफुल लर्निंग तो है नहीं, ये तो रोट लर्निंग हो गया, रट्टा हो गया। तो रट्टे को नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करना है। डिस्कशन विद पीयर्स, साथियों के साथ चर्चा। अगर आप चर्चा करेंगे दैट मींस आपको इंटरेस्ट आएगा, आप 4 व्यूज दूसरे के सुनेंगे और 4 पर्सपेक्टिव्स अपने शेयर करेंगे, दैट मींस मीनिंगफुल लर्निंग है। लर्निंग बाय डूइंग है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, आप सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हैं आप डिस्कशन के अंदर। तो ये क्या हुई, मीनिंगफुल लर्निंग है। और मीनिंगफुल लर्निंग से क्या होगा, थिंकिंग स्टिमुलेट होगी। अगर आप 4 लोगों में बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा, आपको अपने विचार देने पड़ेंगे, रटे रटाए से काम नहीं चल पाएगा। ठीक, तो पैसिव लिसनिंग तो कभी नहीं होगा। बट अब बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है, बच्चा सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो सी ऑप्शन में है। और 99% केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस में जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो आंसर, वो ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों के साथ परिचर्चा। पीयर ग्रुप होता है जो लगभग सेम एज के बच्चे, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं या आपके साथ रहने वाले लोग, कई बार एज में बड़े भी हो सकते हैं, बट जिनके साथ आप रहते हैं या जिनके साथ आप काम करते होंगे, जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पोल में जवाब दीजिएगा एक बार। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर डैश लिसनर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी यह महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है या पैदा करना महत्वपूर्ण है। खुद से देखिएगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके कौन सी बात फिट हो पा रही है। क्रिएट और पैसिव, प्रिवेंट और एक्टिव, रीइंफोर्स और डॉगाइल, बताइए, चेक कर लेते हैं फिर। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर एक्टिव लिसनर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। प्रिवेंट, रियली प्रिवेंट का मतलब समझते हैं, निषेध या बचना ऐसी सिचुएशन से जहां पे बच्चे एक्टिव हो सकें। ये तो भाई आपने बहुत ही खराब बात कर दी है ना, ऐसे नींद में आंसर नहीं कर, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, आप लोग के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है मुझे। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। यही बात यहां सीधे सीधे फिट हो रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स फॉर लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चा पैसिव हो। भाई बिल्कुल नहीं है इंपॉर्टेंट, ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए। रीइंफोर्स करना, जहां पे बच्चे को आज्ञाधीन बना दिया जाए, सिर्फ उसको सीधा ऑर्डर दिए जाएं, ये भी गलत है, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो पहले इंग्लिश में समझते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट, यानी ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट, सॉरी अवॉइड करना, ये तो हम इसको तो कैंसिल कर ही चुके हैं है ना। बात आती है फर्स्ट को, चेक कर लेते हैं अब, बाकी तो सेट बैठ ही नहीं रहे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, क्या है अवॉइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव, यानी निष्क्रिय हैं जहां पर बच्चे, पैसिव लिसनर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जाना चाहिए जहां बच्चा निष्क्रिय है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक्टिव होना है ना कि पैसिव, राइट। यहां पे फिट करके देख लेते हैं, ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है, टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता बना रहे, है ना। जहां जो छात्र है अगर वो निष्क्रिय श्रोता बना रहेगा तो ऐसी परिस्थितियां तो आपको क्लासरूम में एज अ टीचर टालनी पड़ेंगी, क्योंकि हम करके सीखने की बात करते हैं, हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहां बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होगा, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, वो एक्टिव होना चाहिए।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन सी, बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं आपने कैसे पढ़ा है इस क्वेश्चन को। देखो यही देखो कितना आसान टॉपिक है, कहने को ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक है, इतना आसान है जिसकी हद नहीं है। कि चाइल्ड सेंटर्ड सीधे सीधे ये कहती है कि बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा क्यूरियस है, बच्चा सीख सकता है, 3 बातें कहती है और बच्चे को एक्टिव रखना है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे घुमाई गई है कि अभी भी 43% लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ पाए, अभी भी कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है। समझो इसको फिर से, सेंटेंस क्या बन रहा है वो देखो, उसके हिसाब से तो फिट करोगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव, तो ये तो बात ही नहीं बन रही बी ऑप्शन में कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहां पे पैसिव रहे बच्चा। इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, बिल्कुल भी नहीं। फिर आता है सी ऑप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर एक्टिव लिसनर्स, ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करना, निषेध कर देना चाहिए जहां बच्चा एक्टिव है, ये भी गड़बड़ है। ऐसी सिचुएशन को रीइंफोर्स करना चाहिए जहां बच्चा क्या है, आज्ञाधीन है, यानी आज्ञा जो दी जाए वही काम करे, ऐसी सिचुएशंस को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सिंपल आंसर यहां ए ही फिट बैठता है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन लगा करके देखना है कि बच्चे के हित में बात जा रही है कि नहीं जा रही है ना। इसको शांति से बैठ के सॉल्व करना फिर से, और ये एक्सप्लेनेशन देखना। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिचुएशंस, यानी ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना महत्वपूर्ण है, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थितियों को टालना महत्वपूर्ण है जहां बच्चा लंबे समय तक, 1 घंटे 2 घंटे या जितनी भी देर तक पैसिव लिसनर बन के बैठा रहे। समझ पाए हो बात को या नहीं? बोलो हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऐसे डरोगे क्वेश्चन देख के, अभी तो पेपर आया भी नहीं है, चक्कर आने लग गया आप लोग को। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी कौन सी एक बात सही है अधिगम के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट के लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, सीखने के संदर्भ में कौन सी एक बात सही है। अगर क्वेश्चन को पढ़ के हमने समझ लिया तो हमारा आधा काम, 50% से ज्यादा काम वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, बताइएगा। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इररेलेवेंट एक्टिविटीज, यानी वो तब बेहतर सीखते हैं जब उनको संस्कृति से काट दिया जाए, बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज जो उनके कल्चर से है ही नहीं, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये करेक्ट कहां से हुआ, ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर आता है बी ऑप्शन, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है, 67% लोग आंसर दे भी रहे हैं। अगर बच्चा अर्थपूर्ण एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा जो उसकी लाइफ से जुड़ी हो, जो कल्चर से जुड़ी हो, जो मीनिंगफुल हो उसके लिए, है ना, जिनसे वो कनेक्ट कर पाए, तो वो अच्छा सीखेगा, सिंपल बात है। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली रेलेवेंट एक्टिविटीज, यानी बच्चे सबसे कम सीखते हैं जब कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। फिर वाइगॉस्की इतने महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, जो कहते हैं समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है बच्चा, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आता है डी ऑप्शन, स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, बच्चे सबसे कम तब सीखते हैं जब सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधियों में भाग लेके सबसे ज्यादा सीखेंगे, कम क्यों सीखेंगे, लीस्ट क्यों सीखेंगे। ये वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो हट गए सारे ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन सही है। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, सबसे बेहतर सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल है एक्टिविटीज, वहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, पढ़िए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, पढ़िए पहले आप आंसर कीजिए पोल में। While designing instructions, a teacher should ensure that her instructions does not, यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स जब आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं कि आप पढ़ाएंगे कैसे, क्या कर रहे हैं, अपना एलपी तैयार कर रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं कि आप पढ़ाएंगे कैसे, तो टीचर को क्या इंश्योर करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, यानी उसके पढ़ाने से, उसके लेसन प्लानिंग से क्या नहीं होना चाहिए, उसके लेसन प्लान में क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे को कंफ्यूज ना करे और डिस्करेज यानी हतोत्साहित ना करे। बात तो सही लग रही है, फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। ये इंश्योर करना चाहिए कि फैसिलिटेट्स स्कैफोल्डिंग, यानी कि टीचर शुड इंश्योर दैट हर इंस्ट्रक्शन डज नॉट फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग, ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग यानी हेल्प दी जा सके बच्चे को, भाई हेल्प तो दी जानी चाहिए, डज नॉट क्यों। मीडिएट लर्निंग, यानी लर्निंग में बीच में मीडिएशन हो सके, बिल्कुल होना चाहिए। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के हस्तांतरण में मददगार ना हो, क्यों ना हो भाई, डज नॉट क्यों करना चाहिए। एक ही बात यहां सही है, वो है कि ध्यान रखना चाहिए टीचर को अपना इंस्ट्रक्शन प्लान करते समय कि जो वो पढ़ाने जा रहा है या जा रही है वो बच्चे को कंफ्यूज ना करे, वो बच्चे को डिस्करेज ना करे, वो बच्चे को हतोत्साहित ना करे। ठीक है जी, आगे बढ़े। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोटेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि कौन सी एक बात सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण को समर्थन नहीं देती। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, याद कीजिए, एक ही व्यक्ति हैं वाइगॉस्की, जो समाज और संस्कृति के साथ जुड़ के सीखने को कहते हैं। तो वाइगॉस्की किस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली यही पूछा है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि सामाजिक रचनावादी वही हैं। सामाजिक रचनावादी कौन क्या मानेंगे कि समाज में ज्ञान की रचना हो सकती है, समाज और संस्कृति के साथ जुड़ के बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना कर सकता है। मतलब आप अपनी दादी नानी से कहानियां सुन के, अपने बड़ों के साथ इंटरेक्ट करके, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब हम समाज और संस्कृति से बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। मतलब ग्रुप्स में लर्निंग होगी, समाज के साथ लर्निंग होगी, कुल मिला के बात ये है। लेकिन कौन सी बात इस चीज के अगेंस्ट है? कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। कंडीशनिंग कहां आती है? बिहेवियरिज्म में आती है, कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आती। रचनावादी नहीं कहेंगे ये बात, बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी कहेंगे, जो कंडीशनिंग की, जो आदत डलवाने की बात करते हैं कि घंटी बजी खाना आया, कुत्ते के मुंह से लार आई, घंटी बजी कुत्ते के मुंह से स्लाइवा आया। जो डॉग है वो सेलिब्रेट करेगा। पैवलोव को याद कीजिए, स्किनर को याद कीजिए, थॉर्नडाइक को याद कीजिए, हल को याद कीजिए, टॉलमैन को याद कीजिए। ये सारे लोग किस वुडवर्थ की बात करें, अगर हम जेबी वॉटसन की अगर हम बात करें, कौन है ये लोग? ये बिहेवियरिस्ट लोग हैं जो आदत डलवाने की बात करते हैं, जो कहते हैं हम किसी को कुछ भी बना देंगे, बस आदत डलवानी है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं इसको कह रही हूं, आदत मींस कंडीशनिंग करा देंगे हम, ठीक है, एक तरह से ब्रेन वॉश कर देंगे हम, ठीक। अगर हम बात करें डिस्कवरी लर्निंग की, तो इसमें क्या होगा? ये बात तो सही है, ये तो करेंगे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि इसमें डिस्कवर करेगा, बच्चा एक्टिव है। जहां पे भी बच्चा एक्टिव है उस चीज को तो प्रमोट करेंगे ना कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? रचनावादी, जो रचना को प्रमोट करें, जो कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें नॉलेज के। स्कैफोल्डिंग, हेल्प, हाँ इसकी बात वाइगॉस्की करते ही हैं। यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, हाँ वाइगॉस्की इसकी भी बात करते हैं। भाई वाइगॉस्की सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते ही हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए गलत ही सही है। तो कंडीशनिंग की बात सामाजिक रचनावादी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार, जवाब दीजिएगा अपने अनुसार। ऑर्डर टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान की जो कौशल है समस्या समाधान के, उनको एनहेंस करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्ट्रेटेजी, कौन सी एक स्ट्रेटेजी अच्छी स्ट्रेटेजी है, कौन सा एक तरीका अच्छा तरीका है अगर हम बात कर रहे हैं समस्या समाधान को बढ़ावा देने की। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट सिचुएशंस दैट डिमांड्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनमें ज्ञान की एप्लीकेशन हो सके, जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकें। बिल्कुल सही बात है, अच्छी स्ट्रेटेजी है समस्या समाधान की। फिर भी पढ़ते हैं, गिव अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स टू रोट मेमोराइजेशन, रटने से कभी भी ज्ञान का सृजन नहीं होगा। फिर आता है इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी रिटन इन्फॉर्मेशन, कॉपी रिटन इन्फॉर्मेशन मतलब बस बिना दिमाग लगाए रोट लर्निंग कर लो। टीच कंटेंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, अगेन ये भी उद्देश्य नहीं है शिक्षा का कि अच्छे नंबर लाए जा सकें, सिर्फ अच्छे नंबर आ जाएं बात अलग है, बट फोकस किस चीज पे है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, यानी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना जहां पे एप्लीकेशन, जो भी उसने सीखा है उसको अगर वो अप्लाई कर पाए। अगर आपने प्याजे को पढ़ा और प्याजे के ऊपर 4 बच्चों को ऑब्जर्व किया, दैट मींस प्रॉब्लम अगर आपके सामने आएगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि किस उम्र के बच्चे को किस तरह का टास्क देना है। तो जो आपने नॉलेज को सीखा उसको आप अप्लाई कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात से निर्धारित होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि समस्या समाधान को बढ़ावा देने में आपको ऐसी परिस्थितियां बनानी है जहां पे ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, जो कि ए ऑप्शन में कहा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, A teacher should deal with the misconceptions among children। मिसकॉन्सेप्शंस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस कह लीजिए इनको, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह लीजिए इनको, भ्रांतियां कह लीजिए इनको आप वैकल्पिक अवधारणाएं कह लीजिए, नाइव कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए आप बच्चों के, जो बच्चे जनरली बना लेते हैं, है ना कि भाई हम चलते हैं तो ट्रेन में अगर हम जा रहे हैं तो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन है एक, है ना। या पानी जो है, अगर गंदा पानी देख के बच्चा ये कह रहा है कि पानी जो है वो, या वाटर का जो कलर है वो कलरलेस नहीं होता, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, किसी वजह से अपने अनुभव के बेसिस पे उसने बना लिया है। इनको कैसे डील करेंगे? इनको चैलेंज किया जाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो ताकि बच्चे को मौका मिले इस पर डिस्कशन का और वो सही उत्तर तक पहुंच पाए। 86% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे, आइडेंटिफाई बट नॉट अटेंडिंग दोज मिसकॉन्सेप्शंस, यानी पहचान तो लो बट उन पे कुछ काम मत करो। तो फिर कैसे ठीक होगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो? फिर है बी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर देयर मिसकॉन्सेप्शंस, यानी ऐसे अवसर प्रदान करना जहां पे बच्चे के जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको क्या किया जा सके, उनको
चैलेंज किया जा सके एक तरह से। चैलेंज यहाँ नेगेटिव वर्ड में नहीं लेना, काउंटर किया जा सके एक तरह से। मतलब चैलेंज और काउंटर का मतलब क्या है कि उनको सही रीजनिंग दे सकें कि वो जो सोच रहे हैं वो इस रीजन से सही नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर आएंगी, डिस्कशन होगा क्लास में, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं डंडे से उनके दिमाग में भरेंगे अरे ऐसे कैसे कह दिया, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, बट अपॉर्चुनिटीज ऐसी देंगे कि वो सही उत्तर तक पहुंच सके। फिर है सी ऑप्शन, पनिशिंग चिल्ड्रन फॉर एक्सप्रेसिंग मिसकंसेप्शंस। ऐसा नहीं हम कर सकते कि बच्चे को हम पनिश करें, उसको दंड दें कि वो अपनी बात कह कैसे पा रहा है। अगर उसको कोई मिसकंसेप्शन है तो उसने बोल कैसे दिया। बोलना जरूरी है, गलती ठीक हो जाएगी बाद में। फिर है डी ऑप्शन, रेफरिंग देम स्ट्रेट टू अ रेमेडियल टीचर। कह देंगे भाई तुम्हें तो दवा की जरूरत है, तुम्हें तो उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, तुम्हें तो सब कुछ गलत आता है, एक काम करो तुम पहले रेमेडियल क्लासेस ले लो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो तुम सीधा। ये भी नहीं होना चाहिए। हम क्या देंगे, पहले अवसर देंगे ताकि वो ठीक हो सके, वो जो भी थॉट्स हैं उनके, उनको रीजनिंग मिल सके। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। शेम इज द डैश टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है। बताइए, इसेंशियल यानी महत्वपूर्ण है, शेम फील करना जरूरी है, आप शर्मिंदा होंगे तभी सीखेंगे, है ना। हानिकारक है, या फिर रिलेटेड ही नहीं है, लर्निंग से कोई संबंध नहीं है शेम का, या सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है। देखो शेम ना तो इसेंशियल है ना सिग्निफिकेंट है ना, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध का मतलब होता है न्यूट्रल, जीरो प्रभाव। अगर आप शर्मिंदा हैं तो बच्चे को क्लासरूम में पूरी तरह से आपने क्या किया, डांट दिया एक तरह से, शेम आ गई, या उसको कहते तुम तो सीख ही नहीं सकते। अब इस शेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लर्निंग पे, ऐसा तो नहीं हो सकता, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, हार्मफुल है ना। जो शेम है वो हानिकारक है बच्चे के अधिगम में, उसके सेल्फ एस्टीम से लेके उसके कॉन्फिडेंस से लेके सारी चीजें प्रभावित होंगी, वो ढंग से नहीं सीख पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शेम क्या है, एक नेगेटिव इमोशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब बात हो रही है एनईपी की। एनईपी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी भी आपके साथ, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वीडियो तो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बट एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। The shift proposed in National Education Policy 2020, NEP 2020 की अगर हम बात करें तो किस शिफ्ट की बात की गई है। शिफ्ट का मतलब वो नहीं है जो हम जॉब में शिफ्ट होती है 8 घंटे की सुबह शाम, वो वाली शिफ्ट की बात नहीं हो रही है। शिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, बदलाव, किस चीज से किस चीज में परिवर्तन आया है एनईपी के द्वारा। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ शिफ्ट करें। बी ऑप्शन है फॉर्मेटिव टू समेटिव। भाई समेटिव टू फॉर्मेटिव तो दुनिया करती है, फॉर्मेटिव टू समेटिव थोड़ी करना है। फॉर्मेटिव होता है जिसमें बच्चा एक्टिव है, जिससे फीडबैक मिले। समेटिव होता है जिसमें आप जज कर पाए बच्चे को, मार्क्स की बात हो जाए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, भाई लर्निंग फॉर एग्जाम्स टू कॉन्सेप्चुअल होता तो सही बात होती कि हम एग्जाम के लिए पढ़ने की बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहे हैं, यहां उल्टा कह दिया। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है कि सभी तरह की चीजें इन्वॉल्व हो, होलिस्टिक वे में बच्चा सीख पाए। तो रिजिडिटी यानी कठोरपन से मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ लाना था, ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी से रिजिडिटी की तरफ, तो ये भी नेगेटिव हो गया। एक ही बात यहां सही है, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट जाएगा तब जाकर के लर्निंग अच्छी होगी एनईपी के अकॉर्डिंग। मानकीकरण से लचीलापन, लचीलापन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है, 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और सबके लिए एक जैसा है, उसमें ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ना बच्चे के इंटरेस्ट को, ना एप्टीट्यूड को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो स्टैंडर्डाइजेशन या रिजिडिटी की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। तो ये शिफ्ट आना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश रेदर देन डैश, यानी अधिगम को किस तरफ डायरेक्ट किया जाना चाहिए, किस तरफ की बजाय। अधिगम को डैश के बजाय, प्रतियोगिता के बजाय अनुकृति की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी नकल की ओर। तो भाई नकल की ओर क्यों करोगे, है ना। चलो कंपटीशन की बजाय तो समझ में आ रहा है, पहली बात सही है, बट सेकंड तो गलत है, ये गलत है ना। रट्टा या नकल थोड़ी करानी है, इमिटेशन का मतलब है अनुकरण या अनुकृति, तो ये बात तो गलत है। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इमिटेशन, यानी नकल की तरफ, अगेन गलत है। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेमोराइजेशन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, यानी याद करने पे बजाय कि समझने पे, ये भी गलत है। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझने की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए जो लर्निंग है। रेदर देन यानी किसके बजाय, मेमोराइजेशन के बजाय, रटने के बजाय समझने पे फोकस होना चाहिए, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए। यानी ओनली डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है हमारे पास, डी करेक्ट है। ठीक है, सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। अगर आप चारों ऑप्शन ठीक से पढ़ेंगे नहीं, 50% लोग अभी भी सी कह रहे हैं। मतलब मैंने अब तो ये पूरा आपको रीजनिंग से बता दिया कि सी हो नहीं सकता, फिर भी सी कह रहे हैं। मतलब हम ठीक से पढ़ के समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं।
हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, बट जहां पढ़ के समझने की बात आ रही है क्वेश्चन को, वो पूछ क्या रहा है, जैसे ही दो फिलिंदा ब्लैंक लगेंगे, जैसे स्टेटमेंट और रीजन लगेगा, हम घबरा जाएंगे, नंबर चला जाएगा। इसीलिए तो अभी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप पेपर के टाइम पे जस्ट प्रैक्टिस करके नहीं हवा में सही कर देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट या आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं की है, शांति से बैठ के दिमाग को शांत रख के समझने की कोशिश नहीं की है क्वेश्चन को और ऑप्शंस को, तो गड़बड़ करेंगे। एंड मोमेंट पे आज की डेट में दिक्कत होगी पेपर में पास होने में, ठीक, चाहे वो सीटेट क्यों ना हो। देखो एक बार, अधिगम को रटने के बजाय यहां लगा के देख लिया करो ना, रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। एक मिनट रुको, अधिगम को रटने की बजाय समझने की ओर, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश में अलग है, इसका सिंपल मतलब ये है। मैंने बेकार में आपको इतना लेक्चर दे दिया, ये इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है या तो फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मेमोराइजेशन। ऐसा हुआ है इस बार पेपर में कि बहुत सारी गलतियां इन्होंने भी की हैं। देखो इस केस में जिन्होंने गलती, क्योंकि ये नंबर फ्री में नहीं मिला, ये 9 नहीं लिखा हुआ इसकी तरफ, इसका नंबर फ्री में किसी को नहीं मिला, ठीक है। आई एम सो सॉरी जिन लोगों ने सही उत्तर दिया था हिंदी देख करके, ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, समझती हूँ मैं। चलो आओ एक बार देखो इसमें गड़बड़ क्या है। अब ऐसे केस में मान लो हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, कंसिडर किसको किया जाएगा? इंग्लिश वाले को कंसिडर किया जाएगा, है ना। बेशक आप हिंदी मीडियम हैं, अगर हिंदी में गलत है क्वेश्चन बाय चांस, तो जो इंग्लिश में है उसी को फाइनल माना जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक बार फिर से सुन लो, अगर आप सही तरीके से समझते हो तो जो सही उत्तर है हिंदी में वो होगा सी, और इंग्लिश में जो सही उत्तर है वो होगा डी, ठीक है। तो इंग्लिश वाला डी ही कंसिडर करेंगे, उसको हिंदी में ठीक कर लीजिएगा। तो हिंदी में सी, इंग्लिश में डी, ठीक। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इतना ज्ञान दे दिया मैंने आपको बेवजह। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, असर्शन यानी स्टेटमेंट, बट आजकल आप घूम रहे हो क्वेश्चंस में, ये बात में कोई गलती नहीं है। एक तरफ है स्टेटमेंट, एक असर्शन दिया है, अभिकथन, और उसका तर्क दिया है। तो देखना है कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसका वो सही है कि नहीं और रीजन सही है कि नहीं है। दोनों चीजें चेक करनी होंगी कि जो कथन है वो सही है कि नहीं और रीजन सही है कि नहीं, ठीक है जी। कोई बात नहीं मैम। हाँ सुधांशु, आप लोग, मुझे कितना गिल्टी महसूस हो रहा है मैं क्या बताऊं, है आंसू आ गए मेरे। हाँ ये गलत है, सही बोल रहे हो, वो उसमें गलत दिया हुआ। देखो एक बार, अब जब एग्जामिनर ने गलती की हुई है तो हमारे जैसे बालक क्या करें या बालिकाएं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखें। स्टेटमेंट जो है वो कहता है चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। यानी बच्चे जो है वो सही ढंग से नहीं सीख पाते यदि वो अस्वस्थ हैं या अल्पपोषित हैं या कुपोषित हैं, मतलब जिनको नरिशमेंट ठीक से नहीं मिला, जिनको ऑप्टिमली माहौल ही नहीं मिल रहा फिजिकली भी ठीक से काम कर पाने का, बच्चे सीख नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से अगर वो अंडर नरिश्ड हैं या वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, बीमार हैं किसी भी वजह से। बात तो ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है। अब रीजन देखते हैं इसका। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि विकास के सभी आयाम, सभी पहलू, सभी पक्ष परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बात तो सही है कि जो शारीरिक विकास है, मतलब अगर मैं शरीर से सही महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, मुझे ठीक से खाना नहीं मिला है, नरिश्ड नहीं हूं, तो क्या होगा? दिमाग ठीक से काम करेगा? नहीं करेगा। जितना ऑप्टिमम, जहां जो मेरा लेवल था सीखने का वो नहीं सीख पाऊंगी, है ना। तो इस केस में इसीलिए हम मिड डे मील लेके आए, है ना। कई लोग बोल देते हैं जो थोड़ा सा, जिनकी समझ थोड़ी सी कम है, धरातल समझ, वो कहते थे क्या जरूरत है मिड डे मील की, है ना, क्या जरूरत है इतनी सारी स्कीम्स की। लोग तो धांधलेबाजी कर रहे हैं, बीच में खा जाते हैं, मानते हैं, लेकिन कोई भी स्कीम आती है उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन होता है और कुछ हद तक फायदा होता भी है कि बच्चे एक तो डेली स्कूल में चले जाएं, दूसरा जिसको बोला भी जाता है भूखे भजन नहीं होगा, है ना। तो जब तक पेट में, मैस्लो की हायरार्की भी कहती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगेंगी अगर खाना नहीं मिला तो कह सकते हैं हम कि आपस में जुड़े हुए हैं विकास के सभी पहलू, चाहे वो फिजिकल यानी शारीरिक हो, संज्ञानात्मक दिमाग से, और सोशल यानी सामाजिक और इमोशनल, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर ठीक महसूस नहीं कर रहा तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकती। अब कई लोग एक्सेप्शंस लेके आ जाएंगे कि ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने गरीबी में पता नहीं क्या क्या कर दिया। भाई जितना पोटेंशियल था हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए या ऑप्टिमल ना हो पाए, है ना। हर चीज को स्ट्रगल ही थोड़ी बनाना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं।
और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि अगर बच्चा अंडर नरिश्ड है, अनवेल है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, सीखने में दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी की तो जगह यहां बचती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे फटाफट से। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? पढ़िएगा जरा, जवाब दीजिएगा, जवाब। देखिए एक बार, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी विकास के किस सिद्धांत को इस एक्सप्लेनेशन से दर्शाया गया है। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर शी टॉक्स, यानी जो बच्चा है, चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड यानी बच्चा क्या है, खड़े होना पहले सीख लेता है चलने से, यानी बच्चा चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखेगा। भाई ऑब्वियस है ना, बच्चे ने पहले खड़े होना सीखा, पहले तो बैठना सीखा होगा, फिर ऐसे घिसट के चलना सीखा होगा, क्रॉलिंग बोलते हैं जिसको, फिर खड़े होना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखेगा। ठीक है, एंड बेबल बिफोर शी टॉक्स, बेबलिंग क्या होती है, बा मा, जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं वो बच्चा बोलने लगेगा, पा। ठीक, प्रॉपर बोलने से पहले वो बेबलिंग बलबलाना सीखता है। बात तो ठीक है, एक सीक्वेंस है ना, समझ पा रहे हो? 52% लोग सही समझ पा रहे हैं। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, यानी विकास क्रमबद्ध होता है, डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर खड़े होकर चलना सीखेगा, फिर चल के दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा ना पहले दौड़ना सीख लिया बाद में चलना सीखा, पॉसिबिलिटी नहीं है, सीक्वेंस ही नहीं है ये तो। और पहले बैबलिंग सीखने की बजाय पहले प्रॉपर बोलने लग गया और फिर बा पा मा बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं होता ना, सीक्वेंस है। तो डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होता है, ये विकास का एक सिद्धांत है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, ये तो फिर सेफेलोकॉर्डल हो जाता है। ऐसी बात नहीं हुई कि बच्चा पहले प्रॉपर, ये बात नहीं हो रही कि चलना सीखेगा या मतलब सर से पैर की तरफ जाएगा विकास, ऐसी बात यहां नहीं हुई। ठीक, उसका लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, नहीं ऑर्डर में होता है ये। अगर यहाँ सीक्वेंशियल की जगह ऑर्डरली भी लिखा होता तब भी बात सेम ही होती। डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेंटर टू दी एक्सट्रीमिटीज, इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, तो वो बात भी यहाँ नहीं हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सीधा सुंदर सस्ता टिकाऊ ऑप्शन है। कोई दर्द समस्या परेशानी अगर है तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपको, कई लोगों के तो डर बैठ गया है इस तरह के क्वेश्चन देख करके, है ना, उनको लगता है क्या है ये, कहना क्या चाहते हो। ठीक, ये स्टेटमेंट है और नीचे दिया हुआ है रीजन, इससे अब आप बच नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर पूछेंगे इस बार सीटेट के भी ऑनलाइन एग्जाम में, और DEET+B के भी क्वेश्चंस जब हम इंक्लूड करेंगे जैसे जैसे तो आपको दिखेंगे। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराइए, फैक्चुअल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराइए। फैक्चुअल के लिए तो मैं अलग से कुछ सेशन ले लूंगी, फैक्चुअल में है ही क्या, इतने सालों से फैक्चुअल ही कर रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल भी कर रहे हैं। Children learn the knowledge, skills, values and customs of the society only through formal agencies. Formal agency समझते हैं आप कि स्कूल में या किसी एक ग्रुप में जाकर के ही सीखेंगे। फॉर्मल मतलब जिसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बना हो, कि समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके वो सिर्फ स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सीखेंगे कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है। घर में नहीं सीख सकते, रोड पे चलते हुए नहीं सीख सकते, किसी से बात करके नहीं सीख सकते, टीवी देख के नहीं सीख सकते। ये फॉर्मल एजेंसी थोड़ी है जहां पे आपने एनरोल किया खुद को, तो ये तो बात ही गलत है, फॉल्स है ये बात तो, है ना। फिर आते हैं रीजन पे। सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वेल प्लान्ड मैनर, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया एक सिंपल और लीनियर प्रोसेस है, यानी बहुत ही आसान है, किसी जगह जाओ और सीख लो। लीनियर है, एक रेखा में चलती है। लीनियर कैसे है भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहेगी, स्पाइरल हो सकता है। कुछ चीजें आप घर से सीखेंगे, फिर दुनिया में जाएंगे वहां कुछ चीजें सीखेंगे, फिर जो सीखी थी उनको सही करेंगे, आगे पीछे होंगी चीजें। तो ये भी फॉल्स है, दोनों ही बातें गलत हैं। जब दोनों ही बातें गलत हैं तो आपने किस हक से ए ऑप्शन कह दिया है? ऐसी हरकतें करोगे तो आंसू नहीं आएंगे मेरे। देखो एक बार, ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, है ना। ऐसी हरकतें अगर करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, आते हो आप। तो ये जो आपने कमेंट किया या सुपर चैट किया, मतलब आई कैन फील इट, नेक्स्ट लेवल हो यार आप लोग, आ जाओ एक बार। पता नहीं आपको समझ में आया होगा मेरी इंटेंशन क्या थी ये बात कहने के पीछे, कि मतलब जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट ये वाले चैनल से जुड़े हुए हैं, अलग एक कनेक्शन रहता है। देखो, जीन पियाजे's कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development, यानी जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। देखिए, बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके या क्रिया करके, थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKOs के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करके, ये तो वाइगोस्की का डायलॉग है। बाय इमिटेशन ऑफ अदर्स, ऐसा तो पियाजे नहीं कहते।
थ्रू, ये कौन कहेगा इमिटेशन की बात, बेंड्यूरा करेंगे। थ्रू एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात भी पियाजे वाइगोस्की नहीं करेंगे, बिहेवियरिस्ट लोग करेंगे, व्यवहारवादी करेंगे, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, टॉलमेंट, हल, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन वगैरह वगैरह। ठीक, वातावरण में कितने नाम लिए वो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, वातावरण में अंतःक्रिया करके। देखो एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि जहां पे लोग ही होंगे, एनवायरमेंट में चीजें भी आ सकती हैं। बच्चे ने बॉटल को देखा, अच्छा उसने बॉटल उठाई, गिराया, देखा पानी निकला कि नहीं, फिर ये ढक्कन खोलने की कोशिश की, ये किया वो किया, ये है एनवायरमेंट में एक्ट करना, कि बच्चा एक्टिविटी करके, लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने बच्चे को, यानी नन्हे वैज्ञानिक है, वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। ये जो है ये वाइगोस्की की बात है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, अपने से बड़ों के साथ या अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ सीखेंगे, एज चाहे कम हो या ज्यादा हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग समझते हैं आप, निगमनात्मक परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं इसको हम। और बच्चे जो हैं वो ऑपरेट कर पाएंगे, यानी उनके अंदर लॉजिक आ जाएगा किस चीज को लेकर, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के लिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जरूरी है कि जो चीजें अभी नहीं भी हुई हैं उस पर भी हम कल्पना करके रीजनिंग कर सकें कि भाई अभी हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है इतना है, उस साल में इतना हो सकता है। कुछ चीजों के बेस पे दिमाग लगा करके कुछ इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। ठीक है, सेम चीज नहीं बताएंगे, पता चले जीडीपी ग्रोथ साइंटिस्ट थोड़ी बताएंगे। ठीक, तो अलग अलग चीजों पे हम कहते हैं ये वाली वेव आएगी। ये क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे हुई है। फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी, सिंपल बात है, हाइपोथेटिको आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है 11 से 15 या 16 वर्ष की उम्र में पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर सिर्फ ऑपरेशन लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता, बिफोर ऑपरेशन लिखा होता तो प्री ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोस्कीज थियोरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है इन चार ऑप्शंस में से। कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, पनिशमेंट ना तो वाइगोस्की बात करेंगे ना पियाजे बात करेंगे। कौन बात करेगा पनिशमेंट और रिवॉर्ड की, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। अडेप्टेशन, पता है ना व्यवहारवादी, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, मैं रोज आपको नाम याद दिलाऊंगी ताकि आपके दिमाग में छप जाएं चीजें। ठीक है, अडेप्टेशन की बात पियाजे कर रहे हैं, वाइगोस्की नहीं करते। पियाजे की थियरी में कल ही मैंने आपको बताए थे 4 फैक्टर MESE पियाजे की थियरी वाले, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन और सोशल एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्टिविटीज जिसको हम कह रहे हैं एक्सपीरियंस को। मैचुरेशन भी पियाजे बात करते हैं, वाइगोस्की बात करते हैं संस्कृति की, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है वाइगोस्की की थियरी में। तो जो सांस्कृतिक उपकरण है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी टूल्स हैं, वो महत्वपूर्ण है हमारे संज्ञान के विकास के लिए, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे।